पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। जी, तो आज का कैसा रहा सेशन? बस ये निज़ाम इसी तरह ये लोग चला रहे हैं। फ्राइडे को थोड़ा ऊपर की तरफ था और आज नीचे आना शुरू हुआ और नीचे ही रहा। लेकिन ऐसी क्या बात है कि मार्केट ओपन 400-500 पॉइंट्स ऊपर होती है और फिर नीचे आनी शुरू हो जाती है। देखिए, बात यही है कि बिला वजह मार्केट में प्रेशर लाया जाता है ताकि ट्रेडर्स घबरा के माल अपना बेच दें और बड़े लोग फायदा हासिल करें। वरना आज के प्रेशर की वजह तो कोई नहीं थी। और यहाँ पे नजर आ रहा है कि 925 पॉइंट्स नीचे है, लेकिन असल में ये तकरीबन 1400-1500 पॉइंट्स नीचे हो गई है। इतनी करेक्शन फिर आ गई है। तो इतनी करेक्शन के बाद हो सकता है फिर से कल से थोड़ी सी मार्केट को प्रेशर में रख के शुरू में और फिर ऊपर ले जाएं। या ये भी हो सकता है कि अगर उनका मूड ज्यादा प्रॉफिट बनाने का हो तो एक दो दिन और प्रेशर रखें और फिर आखिरी एक दो दिन में ऊपर लेके जाएं। हमारे पास तो कैश ही मुक गया है, वरना हमें तो कई शेयर्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, लेकिन हम खरीद नहीं सके। तो कोई बात नहीं, अब हम मार्केट के ऊपर जाने का इंतजार करेंगे या फिर अपने शेयर्स के ऊपर जाने का। जैसे ये देखें, आज सुबह से मार्केट सिर्फ ऊपर जाने के बाद एकदम जब गई तो नीचे ही आई है उसके बाद। और डी एंड पे वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा लगाए हैं, जिससे कुछ ऐसा लग रहा है कि कल सुबह मार्केट को प्रेशर में रखा जा सकता है। एक दिन पहले की देखें तो ये देखें, लग रहा था बस ऊपर ही जा रहे हैं और अब नीचे ही आ रहे हैं। तो ये जब ऊपर जा रहे होते हैं तो लोग समझते हैं कि बस जी, अब मार्केट में बाइंग वापस आ गई है, अब मार्केट ऊपर ही ऊपर जाएगी और लोग खरीद लेते हैं ऊपर। फिर जब नीचे आती है तो लोगों को लगता है कि अब मार्केट नीचे ही जाएगी, वो फिर बेच देते हैं या स्टॉप लॉस उनके हिट हो जाते हैं, ये फिर ऊपर ले जाएंगे। फिर जब वो ऊपर लेके अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, लोग फिर बाय करने आएंगे और वो लोग फिर मार्केट को वहां से गिरा देंगे। तो इसीलिए हम आपको यही कहते हैं कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ट्रेडर्स कोई खास कमा नहीं पाते, खुसूसन वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं और स्टॉप लॉसेस लगाते हैं। तो आजकल के हालात में जितना प्रॉफिट मार्केट में हुआ है, ऐसे लोगों ने ज्यादा नहीं बनाया होगा अगर वो नुकसान में ना भी हो, तो हमारा अंदाजा है। क्योंकि जिस जमाने में हमने ऐसे काम शुरू किया था, हमारी आहिस्ता आहिस्ता इक्विटी कम ही होती जा रही थी। फिर थोड़ा सा कुछ शेयर्स को देख लेते हैं। जैसे पीआरएल, सारा दिन ये तकरीबन ऊपर ही रहा, लेकिन एकदम डेंड पे क्या हुआ ऐसा जो इतने ज्यादा वॉल्यूम्स लगे और इतना नीचे आ गया। तो हमारा तो दिल कर रहा था कि यहाँ पे 500,000 शेयर्स बाय कर लें, लेकिन वही बात है, पैसे नहीं थे। अच्छा, मार्केट की भी ना अजीब ही चक्कर है। अब आपको पता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला फ्राइडे को आया था कि जी इलेक्शन कराओ, अब अगर मार्केट ऊपर जाती ना तो आपको एनालिस्ट कहते कि ये मार्केट के लिए अच्छी खबर थी। अब आज मार्केट नीचे आ गई है ना, तो हो सकता है कुछ एनालिस्ट आपको कहें कि भाई मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो। उन्होंने आर्मी चीफ को कहा भी था कि हम इसी सेटअप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये न्यूज पसंद नहीं की और उन्होंने मार्केट को गिराया अपना डिस्प्लेयर शो करने के लिए। और कुछ आपसे कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अब बढ़ती जा रही है, इसलिए मार्केट में वॉलेटिलिटी भी ज्यादा हो गई है। फिर कुछ लोग आपसे कह रहे थे कि जी पेट्रोल कम हुआ है, ये मार्केट के लिए अच्छा होगा। मार्केट ने आज उल्टा परफॉर्म कर दिया है। तो असल में किसी को नहीं पता, हकीकत बताएं हम आपको ना, किसी को नहीं पता मार्केट ने कब और क्या रिएक्ट करना है। बस हर किसी ने अपनी दुकान सेट की हुई है। और यही वजह है कि ना तो हम आपको कोई मार्केट की प्रिडिक्शन देते हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में मार्केट की प्रिडिक्शन की ही नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह इसके साथ खेला जाता है। और ना ही हम इसीलिए कोई बाय सेल कॉल देते हैं, क्योंकि जैसे इतने अरसे से आपके सामने जो कुछ हुआ, इन लोगों का दिल करे तो 3-3 साल मार्केट को सिर्फ नीचे गिराएं और 3-3 साल सिर्फ मार्केट को ऊपर ही लेके जाएं। तो इसलिए जो है ना, बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि बस अच्छे शेयर्स, अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स लेके रखें और फिर एंजॉय करें। आपकी किस्मत अच्छी होगी तो स्टेबल प्रॉफिट्स आपके आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे। और अगर किसी टाइम पे किस्मत चमक गई, जैसे पिछले 6 महीने में हुआ, तो सिर्फ डिविडेंड वाले स्टॉक्स में से भी अच्छा कैपिटल गेन मिल जाएगा। वरना आमतौर पर डिविडेंड बेस्ड स्टॉक्स को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जाता उस जमाने में जब मार्केट स्टेबल चल रही हो। अच्छा जी, इसके बाद एनसीपीएल को देखें। अगेन अगेन इसको इतने दिनों से जो तेजी रखी हुई थी, कोई जरूरत नहीं थी इसको इतना नीचे ले जाने की। और हमारे पास जो 1-2 लाख थे वो हमने इसी में लगा दिए जब ये नीचे आया, क्योंकि हमने तो जब इसको 33 पे गया था तो हमने वहां पे 1-1, 2-2 हजार बेचे थे। जब वो नीचे आ गया तो हमने तो वापस खरीद लिए। लेकिन हमारा दिल कर रहा था कि हमारे पास पैसे थोड़े और होते तो हम ये थोड़ा और खरीदते। और अगर कल यहाँ से नीचे गया तो हम कुछ शेयर में शिफ्ट करेंगे, जो शेयर हमारे ज्यादा नीचे नहीं गए वो बेच के तो फिर हम ये खरीद लेंगे। उसके बाद जी पीएनएससी जो है, इसमें असल में तेजी है, जैसे पीआईए में तेजी हुई हुई है, इसमें भी इसीलिए तेजी है क्योंकि इसको भी प्राइवेटाइज करने के चक्कर चल रहे हैं।
और ये ओपन हुआ तो डायरेक्ट अपर लॉक पे ले गए और इसको लोअर लॉक के पास ले आए। और हमें तो यही लग रहा था कि भाई ये बिला वजह का इसको लाया गया है, तो हमने पहले तो अपने जो थोड़े से बेच दिए थे, आज हमने थोड़े से लोअर लॉक के पास खरीद लिए और वहां से तकरीबन 10-15 रुपए ऊपर भी गया है। तो हमें तो ये बिला वजह का ड्रामा लगा इसमें जो आज इन्होंने किया है। लेकिन अगेन रिस्की शेयर है यहाँ से ये। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर प्राइवेटाइजेशन वाला मामला आगे चला तो यहाँ से और ऊपर जा सकता है, अगर वो मामला इसका ना चला, वो सिर्फ पीआईए का चला, तो नीचे भी आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा फंडामेंटल वाला स्ट्रॉन्ग शेयर है, पर ऊपर काफी आ चुका है, इसलिए बी केयरफुल। फिर सिनर्जी को देख लेते हैं। ये वैसे ही सिर्फ बताने के लिए कि इसको भी ये पेनी शेयर है, एकदम ऊपर मार्केट खुलते साथ ही इसको पता नहीं कहाँ ऊपर ले गए और वहां से इसको गिराना शुरू किया है, तो 580 पे ले आए हैं। लेकिन फिर भी वहां पे वॉल्यूम्स काफी लगे हैं, तो जिसने ऊपर ले लिया होगा उसका तो नुकसान हुआ है। लेकिन अगर इन वॉल्यूम्स को देख के कोई इसमें करना चाहता है तो अपने रिस्क पे कर ले। हम तो यूजुअली पेनी शेयर्स को अवॉइड करते हैं। वैसे 1-2 हज़ार हम मुख्तलिफ शेयर्स में लेके रख लेते होते हैं कि उनमें से भी थोड़ा थोड़ा इंजॉय करें, लेकिन वो उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, वो वैसे ही शुगल में होता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो कोई खास कंपनी नहीं है और कम है आज। ये एक जो है ना, इतने दिनों से जो चाहे फजूल फजूल कंपनियां भी होती थी, बहुत सी कंपनियां थी अपर लॉक में जो कि आज कम हो गई हैं और लोअर कैप में कुछ खास नहीं। फिर एफएफबीएल का भी आज उसको बहुत ऊपर पहले ले गए 31 के पास और वहां से उसको काफी नीचे गिराया। इसका असल में ये जो है कोई बोर्ड मीटिंग होनी थी, शायद लोग उस चक्कर में ले जाते हैं, पता नहीं हर बोर्ड मीटिंग से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यहाँ से कोई अच्छी खबर आएगी, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो वहां से इसमें गिरावट आ गई। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है। जो इसमें ट्रेडिंग वाले थे वो हमने निकाल दिए थे, अब थोड़े से बहुत हमारे पास पड़े हैं जो हमने लॉन्ग टर्म में लेके रखे हैं। लेकिन जैसे आज नीचे आया 30 के पास तो हमने 500 बाय कर लिए, वो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नए बाय किए। और अगर और नीचे गया तो हम 1-1 रुपया नीचे जाने पे शायद 500-500 इसके बाय कर सकते हैं। इससे ज्यादा इसमें नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन इतना हम कर सकते हैं। वो फिर इस तरह हम करते हैं कि जब ये 30 वाला जो है ना, जब वो 31 पे जाएगा तो 500 बेच देंगे, अगर 29 पे चला गया वहां 500 लिए तो वो 30 पे बेच देंगे। इस तरह की हम बीच में छोटी छोटी कई दफा ट्रेड्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद जी आज शुगर कंपनी के रिजल्ट्स आए। हमने तो कहा था कि हम हबीब शुगर से आगाज करके देखेंगे, क्योंकि वो हमारी लिस्ट में ज्यादा टॉप वाली कंपनियों में थी। और हमने सोचा था कि जो थोड़ी स्ट्रांग कंपनीज हैं जिनकी ज्यादा ईपीएस है, उनकी बेसिस पे एक असेसमेंट करेंगे। लेकिन कल एक भाई ने कहा था कि जौहराबाद शुगर का आज रिजल्ट आएगा, तो उसको देखें। तो फिर हमने सोचा देख लेते हैं। वैसे तो हर रिजल्ट हम देखते हैं, बताते ही हैं, लेकिन इसको शुगर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी वीडियो है उसके हिसाब से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो रिजल्ट आया तो इसने 1 रुपए का डिविडेंड दिया और इसकी साल की ईपीएस रही 6.22। और क्योंकि 1 रुपए का डिविडेंड दिया, वो 18 रुपए का शेयर था, इसलिए शायद इतना पसंद नहीं किया गया। लेकिन 6 रुपए की ईपीएस तो अच्छी आई है। अब अगर इसके पिछले 3 क्वार्टर्स के ईपीएस देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में तकरीबन इसने 2.5 रुपए कमाया। इसका मतलब ये है कि क्वार्टर 4 में इसने 3.5 रुपए कमाए। तो यानी कि जो हमने असेसमेंट वो की हुई थी कि शुगर सेक्टर के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बेहतर आएंगे पहले से, तो ये कंपनी उसके ऊपर उतरी है। लेकिन इसने क्योंकि पे आउट अच्छा नहीं दिया। अब देखें ना, पिछले साल इसका जो एनुअल देखें, पिछले साल 3 रुपए 70 पैसे कमाए थे तो 1 रुपए का डिविडेंड दिया। तो अगर 6 रुपए 22 पैसे कमाए हैं इस साल, तो 2 रुपए का डिविडेंड देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। अगर 2 रुपए का देते तो शायद इसमें पॉजिटिविटी होती। अब ये कहना बहुत अर्ली है कि अगर क्वार्टर 4 में 3 रुपए की ईपीएस है तो क्या अगले साल 12 रुपए की ईपीएस हो जाएगी। ये आगे शुगर सेक्टर का थोड़ा सा डायनेमिक्स डिफरेंट होते हैं, तो इस बेसिस पे अभी हम अगले साल की असेसमेंट नहीं करेंगे। और ये कंपनी इस रेट पे इट्स ओके। फिर एक और शुगर कंपनी के भी रिजल्ट्स आए, संघार शुगर मिल्स। संघार है कि संघार है, इसने दिया दिलाया कुछ नहीं, ये भी छोटी हल्की शुगर मिल है। अभी इसकी ईपीएस देखें तो इसकी ईपीएस भी अच्छी आई है, 8 रुपए 78 पैसे। अगर इसका देखें, इसको अपर कैप लगा, हालांकि दिया दिलाया कुछ नहीं, लेकिन ईपीएस जौहराबाद से बेहतर है। हिस्ट्री में भी कोई खास डिविडेंड नहीं दिया इन्होंने। अगर इसके 3 क्वार्टर्स की देखें ईपीएस, ये तो एलपीएस था 11.5, मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उस हिसाब से। यानी कि साल की ईपीएस अगर इसकी बन रही है
₹8.78, तो क्वार्टर 4 में तो लगता है 17-18 रुपए की ईपीएस आई है। इट इज पॉजिटिव, लेकिन वही बात है कि 8 रुपए कमा के भी 1 रुपया भी नहीं दिया। तो यहाँ से जाने को ऊपर जा सकता है, लेकिन वी वुड रादर अवॉइड। दो कंपनियों के रिजल्ट अभी आए हैं, पहले पहले रिजल्ट जो शुगर सेक्टर के, और उन दोनों ने ही ये साबित किया है कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। अब जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे बाकी शुगर कंपनीज के, तो हमारी असेसमेंट वैलिडेट होती जाएगी कि क्या इत्तेफाक से सिर्फ इन दो कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं या बाकियों के भी ऐसे ही आएंगे। और हमें तो अपनी असेसमेंट के दुरुस्त होने पर पूरी उम्मीद है। और उस हिसाब से देखें, शुगर सेक्टर के शेयर्स जो है ना, वैसे काफी ऊपर भी निकल गए हैं कई। और जब हमने असेसमेंट की थी, असल में उनमें इन्वेस्ट करने का वही टाइम था। इस वक्त टाइम अब नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ से इस वक्त शुगर सेक्टर के शेयर्स ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर पहले किसी ने हमारी शुगर सेक्टर की असेसमेंट को ठीक से नहीं सुना, या कोई ऐसा हो जिसने हमारे चैनल को ज्वाइन ही बाद में किया हो, तो वो अपनी असेसमेंट खुद कर ले कि क्या इस वक्त उसको यहाँ से कोई गेन मिलने की तवक्को है, शॉर्ट टर्म गेन। लेकिन इस वक्त हम किसी को एडवाइस नहीं कर सकते कि अब आप खरीदें, क्योंकि वो वक्त गुजर गया। लेकिन वी आर हैप्पी ऑन अ गुड स्टार्ट। अच्छा जी, जाते जाते एक भाई ने नेटफ का पूछा। अच्छा जी, नेटफ के बारे में वैसे तो हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन चलो आज अपने असेसमेंट क्राइटेरिया, जो 3 हमारे असेसमेंट क्राइटेरिया हैं, उस पर देख लेते हैं एक दफा फिर। अब इसकी जो फाइनेंशियल्स को देखें तो 23 में इसके थे ₹9.40, और क्वार्टर 1 में इसकी ईपीएस बहुत कम हो गई है। इसका मतलब है हम रिलाई नहीं कर सकते, और ऐसी ईपीएस के हिसाब से ये इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। पे आउट को देखें तो इनके 50% डिविडेंड का मतलब ₹2.5 होता है, क्योंकि इनके शेयर की फेस वैल्यू ₹5 है। और यानी कि पिछले साल ₹9 कमा के भी ₹2.5 दिया, और इस साल तो भी कमाई हुई नहीं है। इस हिसाब से डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम इसकी देखें जी, बुक वैल्यू देखें, तो एससीएस ट्रेड की जो साइट है उसके मुताबिक इसकी बुक वैल्यू बन रही है ₹32.28। इसका मतलब मुकम्मल तौर पे फारिग शेयर है ये हमारे मुताबिक, फंडामेंटली। असल में शेयर फारिग नहीं होता, इस रेट के मुताबिक ये शेयर बिल्कुल फारिग है। 6 महीने की परफॉर्मेंस को देखें तो इसमें, क्योंकि बहुत से शेयर्स चले हैं, इसको भी चला दिए, 100 से 150 पे ले आए हैं, लेकिन फिर भी ये इस काबिल नहीं है। और 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसको 290 पे भी लेके गए थे, और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जिन दिनों हमने टेक्निकल एनालिस्ट के पीछे चलना शुरू कर दिया था, तब हमने नेटफ में भी बाइंग की हुई थी, लेकिन अल्लाह के फजल से हम उसमें तकरीबन 220 के आसपास हमने लिया था, और 230 के आसपास बेच के हम निकल गए थे, क्योंकि ये वही वक्त था जहां पे अल्लाह ताला ने हमें अपनी अकल इस्तेमाल करने की तौफीक अता कर दी थी। वैसे हकीकत बताएं तो हम उस अकल के साथ ही स्टॉक मार्केट में आए थे। ये जो 2020 का वक्त था, हमारी यही अप्रोच थी कि भाई डिविडेंड बेस्ड शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमने उस टाइम पे जो टारगेट किया था शेयर, वो ई फर्ट था। और हमने यही सोचा था कि अपनी जो 40% होल्डिंग है उस वक्त हमें सबसे अच्छा शेयर लग रहा था, मतलब अकल हमारे पास उस वक्त भी थी, तो हमने यही सोचा था कि अपनी 40% होल्डिंग इस शेयर में डाल दें। तो आज हम सोचते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया होता, तो हमारी इन्वेस्टमेंट इस वक्त कहां से कहां पहुंच गई होती, जो कि 2.5 साल लॉसेज में रहे। लेकिन अगर हमने ऐसा किया होता, तो हमने स्टॉक मार्केट को उस तरह से सीखा ना होता, समझा ना होता, जो हमने अपना नुकसान करवा के सीखा और समझा, और इतना समझा कि हमें लगा कि हम ये अपनी समझ आप लोगों तक भी पहुंचाएं। और ये ऐसा वक्त था जिस टाइम पे ना अच्छे शेयर्स चलते ही नहीं थे। हमें भी समझ नहीं आती थी कि इतना अच्छा शेयर इतना नीचे कैसे है, और फजूल फजूल शेयर्स चलते थे, जिनकी वजह से वो कहते हैं ना कि अकल मारी गई। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली, हमने इस शेयर में बाइंग ही नहीं की उस वक्त, और हमने ट्रीट और जीजीएल और यूनिटी और पता नहीं कहां कहां ऐसे शेयर्स में हम घुस गए, और वहीं से हमें फायदा भी हुआ। हमने ट्रीट 30 पे लिया था और वो 60 पे चला गया था, लेकिन जब नुकसान हुआ तो आपको पता है कि वो सारे शेयर्स कहां पे आ गए। लेकिन वही बात है कि हमें बर वक्त अल्लाह ताला ने अपनी अकल को बहाल करने की तौफीक अता की, और हमने उसमें से कुछ नुकसान में निकल गए। हम जीजीएल पे 38 पे निकल गए थे, हमने वो 44 पे उसकी एवरेज बाइंग थी हमारी, और ये उसमें तकरीबन 15% नुकसान पे हम निकल गए। और अगर ना निकले होते तो देख लें कि उसकी क्या हालत है। और एक भाई साहब तो उस वक्त जो है वो कहते होते थे कि भाई डिविडेंड वाले शेयर्स अच्छे ही नहीं होते। नाम नहीं हम लेंगे, शायद आप लोग समझ जाएं।
उनके सब्सक्राइबर्स भी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हैं और हम शुरू में यही समझ रहे थे कि भाई बड़े अक्लमंद आदमी हैं ये, और बाद में फिर हमें समझ आ गई थी कि वो भी रॉन्ग नंबर हैं। अगेन वही बात है कि बात ये नहीं होती कि कौन अपने क्लाइंट्स को या अपने व्यूअर्स को अपने मशवरों से उनको पैसे कमा के दे रहा है। अगर कोई शेयर है जो इस काबिल ही नहीं है कि ऊपर जाए, उसमें से अगर पैसा कमा लिया तो ये काइंड ऑफ सट्टा ही है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उन भाई का MFFL भी बड़ा फेवरेट शेयर हुआ करता था और उन्होंने अपने व्यूअर्स को शायद MFFL में से कमा के दिया भी हो, लेकिन अगेन वही बात है कि स्टॉक मार्केट से हमने सुथरा पैसा कमाना है, बस इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। और जब इन बातों की हमें समझ आई तो फिर हम नेटअप से भी अलग हो गए। तो जी ये था आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।